लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया उठा करके देखें तो आपको लगेगा कि देखिए जो एक वो तबका है जो खास करके, अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूं और हिंदुस्तान के अलावा जो बाहरी और देश हैं जो इजराइल के सपोर्टर हैं जियो पॉलिटिक्स की वजह से, और जो पैलेस्टीन के सपोर्टर हैं, देखिए कुछ लोग जो बहुत अफसोस कर रहे हैं, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, जानते हैं, इतिहास को समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और जो लोग, क्योंकि एक जब सर्वाइवल की बात आ जाती है तो कोई ऑप्शन जब सामने बचता नहीं है, जब लोगों के जीने के लिए, जब जीने के लाले पड़ जाते हैं, तब आदमी इस तरीके के कदम उठाते हैं। इतिहास को थोड़ा सा हम समझते हैं और बहुत इसके अंदर बहुत लंबा इतिहास है, ज्यूज का बहुत लंबा इतिहास है। पैलेस्टीन को हमने देखा कि पैलेस्टीन के अंदर, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि अब सिर्फ बात करना सोशल मीडिया पर, किसी को कटघरे में खड़ा करना या किसी को ये कहना कि देखिए हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या पैलेस्टीन के लोगों को कोसना या पैलेस्टीन के मुसलमानों को, क्योंकि आजकल क्या है, दो धड़ा जो है वो एक हिंदुओं के पक्ष में खड़ा है, एक मुसलमानों के पक्ष में खड़ा है। और आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि आरएसएस जो मानसिकता है, वो आरएसएस मानसिकता सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई मुसलमान हो, अगर मुसलमानों को अगर वो तकलीफ में देखता है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम हो, मुसलमानों का खात्मा हो जाए, इजराइल बमबारी करे, रॉकेट्स फेंके और उसके बाद वो बिल्कुल गाजा को खत्म कर दे। समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये पूरा इतिहास है, आप लोगों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। अगर हम इस पर बात करेंगे तो काफी लंबी है। शॉर्टकट में भी अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ तस्वीर है, चाहूंगी कि एक बार हम दिखाएं कि आपके सभी चैनल पर कि ये पहले का पैलेस्टीन क्या था और अब पैलेस्टीन क्या है। इजराइल जो इतनी बड़ी ताकत बन गया है, वो किस तरीके से इतनी बड़ी ताकत बना, क्या था इजराइल कभी था भी, एग्जिस्ट करता भी था या नहीं करता था। ये पूरी जो ग्रीन पट्टी है, पहले ये पैलेस्टीन थी, अब पैलेस्टीन के पहले कोई गाजा नहीं था, कोई हमास नहीं था, जो आज जो एक दो गुट बन गए हैं। जो पीएलओ की हम बात कर रहे हैं, जो फतह ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम हमास की बात करें, फतह और हमास के अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको भी समझेंगे। लेकिन देखिए इससे पहले हम इतिहास को समझते हैं। ज्यूज की एक लंबा इतिहास रहा है, लंबी लड़ाई रही है, और खास करके मुसलमान इसको बहुत अच्छे से समझते हैं उसमें, क्योंकि ये एक लंबी वीडियो बनेगी लेकिन वक्त कम है। देखिए जिस तरीके से ज्यूज पहले तितर बितर होकर के अलग अलग टुकड़ों में थे, उनके पास कोई उनका जगह नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, कोई देश नहीं था। वो चाहते थे कि उनका इंडिपेंडेंट देश हो, कोई इंडिपेंडेंट उनका कोई एक जगह हो जहां पर वो अपने आप को, क्योंकि जियोनिज्म की जो शुरुआत हुई कैसे हुई, लवर्स ऑफ जियोन कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, ये सब समझना। अगर लेकिन इसके लिए पढ़ाई करनी जरूरी, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत आसान है किसी को भी कोसना और किसी सोशल मीडिया पर आकर के लोगों को सही और गलत ठहराना। लेकिन जब हम इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहां पर कोई इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज पूरा पैलेस्टीन के ऊपर वो इजराइल किस तरीके से कब्जा जमा कर बैठा, और पैलेस्टीन ही अपने ही कंट्री को, जो एक बड़ी, आप देखेंगे काफी बड़ी कंट्री थी, वो किस तरीके से वो आज पैलेस्टीन अपने ही घर में है, अपने ही देश के अंदर किस तरीके से रिफ्यूजी और किस तरीके से वो बट के टुकड़ों में बट के रह गया है। बात करूंगी कि देखिए अपने हक की आवाज उठाने के लिए उसे आतंकवादी भी कह दिया गया है। वही कह रहा है मेरा घर छीन लिया, मुझे भी मारा भी है, और उसी को लोग आतंकवादी भी कह रहे हैं। देखिए हमास को तो देखिए जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो समझते हैं कि जो अपने अपने फायदे के लिए किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो भी हाल फिलहाल के अंदर, अरब के अंदर भी जो जिन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाया था, भी हाल फिलहाल की ही रिपोर्ट है। लेकिन हम इसको समझते हैं 1800 के आसपास जब ये पूरा मामला चला था, जब ज्यूज, हिटलर जब आया था 1948 के अंदर, जब हिटलर आया, किस तरीके से मार भगाया था हिटलर ने ज्यूज के बारे में कहा जाता था कि वो अपने रिलीजन के लिए, रिचुअल्स के लिए बच्चों का खून पिया करते हैं, लोगों का खून पिया करते हैं अपना धर्म बचाने के लिए। देखिए एक इसके अंदर जो अल अक्सा मस्जिद है, इसका भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जेरूसलम जो है, जो अल अक्सा की हम बार बार जब इसकी बात आती है, अल अक्सा की बात आती है, देखिए इसके अंदर क्यों अल अक्सा क्रिश्चियंस के लिए भी, ज्यूज के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी ये बहुत एक होली प्लेस है। ये होली एक एरिया है, 35 एकड़ से ज्यादा ये जमीन है, ये जगह है, लेकिन ये होली प्लेस तीनों के लिए है।
तो देखिए ज्यूज जो जिसके पास कोई अपना कोई जगह नहीं था, लेकिन उसके बाद वो पैलेस्टीन से मदद मांगता है, पैलेस्टीन से एक सेटलमेंट के लिए कहता है वो वहां जाके, क्योंकि पैलेस्टीन के पास बहुत जगह था, आबादी कम थी, जगह बहुत ज्यादा थी, तो पैलेस्टीन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अगर उनकी कंट्री में कोई मदद मांग कर कोई एज ए रिफ्यूजी रह रहा है तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑटोमन एम्पायर को हम समझते हैं, ऑटोमन एम्पायर किस तरीके से अरब फ्रेंच मिलकर के ऑटोमन एम्पायर की जंग जीतना चाहते थे। ब्रिटिशर्स कब आए और कैसे आए इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से आए, आने के बाद उन्होंने किस तरीके से पैलेस्टीन के ऊपर कब्जा किया, अपने कंट्रोल में लिया, और उसके बाद जब थक हार गए, क्योंकि लगातार ज्यूज और मुस्लिम्स का जो और क्रिश्चियंस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता ही जा रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्यूज ने भी एक अपना ही एक अलग मूवमेंट शुरू कर दिया था। और जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी हम अगर बात करते, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स वहां पर भी गए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी आए, कारोबार करने आए थे, लेकिन पूरा अपने हमें सबको गुलाम बना लिया था। उसके बाद किस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, जब हम अपने ऊपर ये एग्जाम्पल देते हैं, हमने किस तरीके से ब्रिटिशर्स को मार भगाया, क्या हालत थी इंडियंस की, क्या हालत उस वक्त, अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, आप सोच के देखिए कि हम जब सर्वाइवल की जब बात आती है तो आदमी करो मरो की स्थिति में होता है, तो वही अगर हालत अगर पैलेस्टीन की है, गाजा की है, तो उसमें गलत क्या है। देखिए ब्रिटिशर्स को हमने भगाया, ब्रिटिश 1948 के अंदर गया वहां पैलेस्टीन छोड़कर, और उसने ये कहा कि देखिए ऐसा है, क्योंकि जूस लड़ रहे थे, क्योंकि जूस तादाद में ज्यादा आ गए थे, छोटी छोटी जगहों पर सेटलमेंट करके जिस तरीके से जूस रह रहे थे। उसके बाद पैलेस्टीन ने भी जब उसको दिखा कि बहुत ज्यादा ये तादाद बढ़ती जा रही है, और फिर अलग उनका जो प्रोटेस्ट चलता था इधर से पैलेस्टीन, दोनों के बीच में, क्योंकि एक नफरत की खाई तो थी, शुरू से थी, लेकिन जब 1948 से पहले हिंदू मुस्लिम जो वहां पर क्रिश्चियन और ज्यूज जो रहते थे वहां पर बहुत ही प्यार से रहते थे, वहां पर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, नफरत थी, लेकिन इतनी नहीं थी जो कि ज्यूज की हरकतों की वजह से हमेशा से रही थी। लेकिन एक सवाल यह है कि आपने कहा कि अंग्रेज यहाँ आए, उनको भगाया, लेकिन उनका कहना है जो यहूदी लोग हैं कि बाप दादाओं की जमीन है, मुझे वापस मिल गई, किसी ने भीख में नहीं दी है। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि जब 1948 के अंदर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उन्होंने ज्यूज को कहा कि देखिए ऐसा है, अब एक आपको एक कंट्री चाहिए था, आप अपने हिसाब से एक कंट्री बनाइए, और पैलेस्टीन से भी कहा कि देखिए आप अपने हिसाब से जो है आप दोनों का जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करके और इसको डिवाइड करिए। यूएन प्लान के तहत एक पार्टीशन प्लान बनाया गया 1948 के अंदर ही, और 1948 के अंदर जब ये पार्टीशन प्लान बनाया तो इस पार्टीशन प्लान के अंदर जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल के हिसाब से जो ये प्लान बनाया गया, जिसके अंदर 55 से 57% ज्यूज को दिया गया इस प्लान के मुताबिक, और 43% जो है सिर्फ पैलेस्टीन को, यानी कि पूरा पैलेस्टीन जिसका था उसको 43% पे समेट दिया गया। तो फिर उसके बाद जो बराबर की जो अरब कंट्रीज थी, लेबनान थी, सीरिया थी, जो भी नेबर कंट्रीज थी, जॉर्डन थी, वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इजिप्ट था, इन सबको आपत्ति थी, क्योंकि देखिए आपत्ति भी इसलिए थी कि जिस तरीके से ये जो प्लान बना, ये जो पार्टीशन प्लान बना, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये उसके बाद अरब और इजराइल, क्योंकि इजराइल ने 1948 के अंदर एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया था, उसके बाद उसने अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और इजराइल की देखिए अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आज भी इतिहास उसका ये है कि आज भी इजराइल का बच्चा और मर्द हो या औरत हो, उसको आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक, ये उनके लिए बड़ा कंपलसरी है। तो देखिए वो पहले से इस चीज को, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जब 1948 के अंदर जब इजराइल ये कंट्री बना, तो उसके बाद फिर अरब जो था, अरब के साथ उसकी जो वार हुई, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो ये जो पूरा प्लान था, ये प्लान बिल्कुल कॉलोनियल प्लान था, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद कई ऐसी वॉर हुए इजराइल अरब के बीच में, फ्रेंच के बीच में, लेकिन फिर उसके बाद फिर धीरे करके कई बार सेटलमेंट पे भी हम बैठे कि इसको सेटल करते हैं। जब मुझे याद आ रहा है कि एक बार इसके अंदर
आई थिंक 1967 के अंदर और 1974 के अंदर इसकी एक बैठक हुई थी और इजराइल और अरब भी इसमें बैठा था और सेटलमेंट के लिए बैठा था, हाँ समझौते के लिए बैठा था। लेकिन इस समझौता नहीं हो पाया क्योंकि जिस तरीके से इजराइल छोटे क्योंकि ये टुकड़ों में जिस तरीके से पैलेस्टीन को बांट दिया, जिसके अंदर वेस्ट बैंक आता है, गाजा आता है, गाजा इजिप्ट में आता है। 1967 से 80s तक जिस तरीके से इजराइल ने पूरे पैलेस्टीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसके अंदर गाजा खास करके, क्योंकि एक इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा जो पेनिनसुला का जो हिस्सा था, जो बॉर्डर एरिया था, वो पूरा इजराइल ने ले लिया। फिर उसके बाद इजिप्ट से जब समझौता हुआ तो उसके बाद वो वाला जो पेनिनसुला वाला जो हिस्सा था वो इजिप्ट को वापस दे दिया गया। लेकिन फिर इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो लगातार ये लड़ाई रुकी नहीं, ये हमेशा लड़ाई चलती रही। और इसके अंदर अगर हम 2000 अगर हम हाल फिलहाल की भी अगर हम बात करें तो 2008 से इतना कैसे कोई निर्दयी हो सकता है इस वार के अंदर। 2008 से लेकर के अगर हम बात करें अब तक की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और 33,000 तो उसके अंदर सिर्फ बच्चे थे। अगर फिर हम इस पे पीछे जाएंगे कि जब भी समझौते की बात आती थी इजराइल की तरफ से, इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं नेतन्याहू तो अब हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जिसका असैसिनेशन कर दिया था कि वहाँ के कट्टर इजराइल के कट्टर संगठन था। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या था कि पैलेस्टीन के अंदर जब टुकड़ों में बट गया और वेस्ट बैंक बन गया और एक इजिप्ट का एक वो हिस्सा था जो कि गाजा एक पट्टी है, गाजा स्ट्राइप्स के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैप के अंदर गाजा स्ट्राइप्स का क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी पीएलओ ने चुनाव भी लड़ा था और इसमें जब हमास आया और हमास की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पैलेस्टीन के अंदर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जीतने के बाद लेकिन लोगों ने उसको माना नहीं क्योंकि उसको लगता था कि जो पीएलओ है इसको एक जगह जाकर के इजराइल ने कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी उसको घोषित किया था। लेकिन फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर आए, इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका असैसिनेशन हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये जो पीएलओ है ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो इस पर कुछ जो इजरायली जो कट्टरवादी जो लोग थे उनको आपत्ति थी, जैसे हमारे यहाँ पे आरएसएस जो विचारधारा के लोग हैं उनको आपत्ति है। लेकिन यूरोपियन कंट्री ज्यादातर तो मानती है ना कि टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है। देखिए यूरोपियन कंट्रीज मानती है, बहुत सारी यूरोपियन ऐसी कंट्रीज भी हैं जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नहीं ये भी कहती हैं, जैसे इजिप्ट है, ईरान है, ये नॉर्वे है, ये कहते हैं कि नहीं ये हमास जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन इससे पहले तो पीएलओ को बताया जा रहा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो आपने इतिहास बताया उस इतिहास को देखते देखते फिलिस्तीन वो इजराइल जो है एक सुपर पावर की शक्ल ले चुका था। बिल्कुल। और अब वो टेक्नोलॉजी बेचता है बड़े देश भारत जैसे देश को, वो ट्रेनिंग देता है यहाँ के मतलब आर्मी को। तो उस ओरे को जो तोड़ा है सुपर पावर के हमास ने, उसे कैसे देखती है? देखिए मुसाद आपने नाम सुना होगा, बड़ी इंटेलिजेंस है इजराइल की और दुनिया भर में बहुत फेमस है। लेकिन देखिए हमास जो एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी पट्टी के अंदर रहता था, किस तरीके से वहां पर पूरा कंट्रोल अभी भी इजराइल का है। इजराइल का इसको ये जो पैलेस्टीन का दो हिस्सा है, वेस्ट बैंक और एक गाजा के अंदर हमास का कंट्रोल है और इजराइल का भी कंट्रोल है, इजराइल की आर्मी इजराइल का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक जिसकी बात कर रही हूं मैं, जिसमें थोड़े से पैलेस्टीनियन रहते हैं, इसके अंदर कुछ जो क्योंकि यहाँ की जमीनें बहुत सस्ती हैं, इजरायली वहां जाकर के सेटल हुए, वहां पे उन्होंने घर बनाए, वहां पे प्रॉपर परमानेंट घर बने हुए हैं, अस्पताल हैं, सब कुछ बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह है, सब कुछ है वहां पर। उन्होंने बल्कि बीच में तो उन्होंने दीवारें भी खड़ी करनी शुरू कर दी थी। और अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा के अंदर भी इसी तरीके से हमास के इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में बड़ी बात है कि जिस तरीके से गाजा ने इतना बड़ा गाजा के अंदर हमास ने इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी सिक्योरिटी को तोड़ करके जिस तरीके से वो इजराइल के अंदर घुसे। देखिए अब ऑप्शन क्या था, जिस तरीके से आप लगातार किसी के ऊपर इस तरीके से उनकी पानी की सप्लाई, उनके खाने को रोक देंगे, खेती बाड़ी के काम को जिस तरीके से, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे गाजा से लोग इजराइल काम करने जाते थे, जो मजदूर थे वहां काम करने जाते थे, परमिशन
परमिशन लेकर के जाते थे, लेकिन हाँ कार्ड बनता था। 20,000 लोगों को अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जब दिल चाहता है वो उनको जेलों में ठूस देते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए इजराइल अपने हिसाब से, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं है, कोई उनका लॉ नहीं है, वो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से लोगों को मारता है, काटता है अपने हिसाब से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कंट्रीज उसके सामने कोई यूएस बड़ी पावर है, वो तक पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन यूएस तो समर्थन कर रहा है ना इसराइल का इस जंग में। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि सामने क्यों सुपर पावर एक साथ क्यों कर रहा है, जाहिर सी बात है क्यों आज भारत क्यों कर रहा है। अभी तक तो हमें याद है कि इंदिरा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का तो बहुत वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, बार बार ये इस बात को कह रहे हैं कि जो इजराइल की जो जमीन है, जो जिन्होंने इजराइल ने जो पैलेस्टीन की जमीन कब्जा रखी, इजराइल को खाली करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिकॉर्डेड जो उनका बयान है और वायरल भी हो रहा है मोदी इस जी ने वक्त। उस विचारधारा को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा आतंकी जो हमला है इसकी निंदा करते हैं और ऐसे वक्त में हम इसराइल के साथ खड़े हैं। देखिए मोदी जी नया इतिहास लिख रहे हैं, नया भारत है, नए भारत के अंदर नया इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक 2022 की अगर मैं बात करूं, अब हम 2023 में खड़े हैं, 2000 अगर मैं 22 की बात करूं, 2022 तक किस तरीके से मोदी जी पैलेस्टीन के साथ खड़े थे, लेकिन अब 2023 में अडानी की बड़ी इन्वेस्टमेंट इजराइल के अंदर है, आपको शायद मालूम होगा। और अभी कितना नुकसान अडानी को हुआ है आपको ये भी मालूम होगा, कितने हजार करोड़ का नुकसान अभी अडानी झेल रहे हैं। तो देखिए साफ है कि क्यों किस लिए किया जा रहा है। तो देखिए अगर मैं समझती हूँ कि अगर मोदी जी का कोई व्यक्तिगत कुछ बयान है तो जाहिर है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये तो संघी विचारधारा देखिए संघी विचार, भारत के लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए भारत के लोगों की अपनी विचारधारा है। भारत के लोग तो मोदी जी से ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर आप इजराइल के मुद्दे पर बोल सकते हैं, आपको शॉक्ड होता है, लेकिन इजराइल के अंदर जिस तरीके से महिलाएं नग्न घूम रही हैं, वहां पर नग्न घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग 3-4 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, मध्य प्रदेश में हैवानियत की हदें पार हो गई, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां से आप वहां के सीएम का इस्तीफा तक नहीं लेते। वहां का सीएम ये कहता है कि ऐसी वारदातें तो होती रहती हैं, वहां पर तो ये तो आम है, ये ऐसी तो न जाने कितनी वीडियोस है। शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि मोदी जी जो ये सारे नागपुरिये संघी हैं, नफरती संघी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देते हैं। आज इजराइल जो कर रहा है वो संघी लोग हैं, नागपुरिये लोग, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुसलमान को मारा और काटा जा रहा है। हजारों वीडियोस आ रही हैं, हजारों वीडियोस दिल दहलाने वाली वीडियोस हैं, लेकिन कोई ये पूछने को तैयार नहीं है, कोई ये बोलने को तैयार नहीं है, कोई इतिहास जानने को तैयार नहीं है। बस ये नजर आ रहा है कि इजराइल क्यों पैलेस्टीन के हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं और सालों से मारे जाते हैं, उनको अपनी ही कंट्रीज के अंदर, जिस तरीके से वो अपनी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी बन करके रह गए, उनकी कंट्री उनसे छीन ली गई, उनकी जमीन उनसे छीन ली गई। लेकिन आज आप बात करते हैं कि इजराइल को दर्द हुआ, दुख हुआ, तो आपको तकलीफ हुई। तो देखिए ये तकलीफ जो है ये मोदी जी की जायज है, हम समझते हैं ये तकलीफ क्यों है, किस लिए है। अडानी को तकलीफ होगी तो मोदी जी को तकलीफ। सवाल यह है, जिस तरह मोदी जी ने जल्दबाजी में कहोगे या तुरंत एकदम इसराइल का समर्थन किया, तो वहीं भारत में भी दो धड़े हो गए, एक इसराइल को समर्थन करता है, फिलिस्तीन को, और कुछ लोगों पे केस भी दर्ज हो गया, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आप देख रही होंगी अब वीडियोस वगैरह आपने। इसे कैसे देखती हैं, भारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगी जैसे इस वक्त हालात है? देखिए बिल्कुल, अगर कहीं पे भी कोई भी वारदात आप देख लीजिए, कहीं कोई हादसा देख लीजिए, कहीं पर आप कोई न्यूज़ देख लीजिए कि अगर सिर्फ हिंदू और मुसलमान आता है, देखिए देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से खुश हो रहा है, खुशियाँ मना रहा है। सिर्फ मुसलमान की बात आ जाए और क्यों ना हमें तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से एक अल अक्सा मस्जिद से ही नहीं, और हमारा जिस तरीके से उस जगह से जो ये जगह जो अल अक्सा जो ये जगह बताई जाए, जेरूसलम जो बताया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारा ये जुड़ाव और लगाव है, तो ये हमारा इस्लामिक
हमारा जो मामला है, तो उस वजह से भी हमें तकलीफ़ होती है। इंसानियत अगर तार तार होती है तो तकलीफ़ होती है। अगर जिस तरीके से मासूमों को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं इतनी तकलीफ़देह वीडियोस आ रही हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की, किस तरीके से उनको हाथों में लाशें लेकर के लोग जा रहे हैं, हाथों में जिस तरीके से बच्चों की लाशें हैं खून से लथपथ, जिस तरीके से वो भाग नहीं रहे, वो डर नहीं रहे, किस तरीके से एक बड़ी आबादी को किस तरीके से छोटी सी जगह पर किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, वो आप देख रहे हैं वीडियोस। आपको हम इंसान हैं और इंसान होने के तौर पर भी हमें तकलीफ होनी चाहिए। हम कोई वैम्पायर नहीं है कि हम खुश होंगे, कि हम खुशियां मनाएंगे कि वो देखो इजराइल के लोगों को मारा जा रहा है, कि सिविलियंस को मारा गया, तकलीफ हुई, बिल्कुल होनी भी चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपने कहा इजराइल के, लेकिन जो हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, आम लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसी अपील करनी चाहिए कि जो यहाँ पे लोग आवाज उठा रहे हैं कि फलस्तीनी मारे जाए तो खुशी मना रहे हैं, अगर इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं तो इधर के लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप इंसानियत के तौर पर क्या कहेंगे? इंसानियत के तौर पे यही कह सकते हैं कि हम इंसान हैं, वैम्पायर नहीं है। इंसानों की तरह बिहेव करना सीखें और इंसान बनिए, क्योंकि चाहे जो भी मारा जा रहा है, जिसके साथ भी जुल्म ज़्यादती हो रही है। देखिए, इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हाथ जिस तरीके से मिला रही हैं, अरब की भी कुछ कंट्रीज़ ने जिस तरीके से हाल फिलहाल में हाथ मिलाया है। तो देखिए, आज पैलेस्टीन कहाँ खड़ा है, कौन उसके साथ खड़ा है? उसके पास वाटर सप्लाई नहीं है, उसके पास बिजली, आज अंधेरा है, उसकी बिजली काट दी गई, खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। देखिए वो किस तरीके से उनका सर्वाइवल, किस तरीके से, क्या ये देख करके भी हमारी रूह नहीं कांपती? क्या हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? हिंदू और मुसलमान से पहले तो हम इंसान हैं, इंसान होने की तो तकलीफ होनी चाहिए। इजराइल हजारों सालों से जिस तरीके से लोगों की ज़मीनें कब्जाता रहा, लोगों को मारता रहा, काटता रहा, कत्लेआम करता रहा। अभी अल-अक्सा मस्जिद हाल फिलहाल में भी जिस तरीके से अभी हमास के जो कमांडर है अल-देफ, उसका बयान आया था कि ये जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, ये अल-अक्सा मस्जिद का जवाब है। तो देखिए, ये इधर से जवाब जाएगा, उधर से जवाब जाएगा, लेकिन मर तो यहाँ पे इंसान ही रहा है ना। सिविलियंस मर रहा है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, आम इंसान मर रहा है वहाँ पे। आम इंसान की क्या गलती है? अगर हमास गया या मैं कहती हूँ इजराइल से जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमने तो कह दिया कि गाजा खाली कर दो, लेकिन ये तो नहीं बताया कि गाजा खाली करके जाओ कहाँ, किधर जाएं वो लोग गाजा खाली करके। वेस्ट बैंक में तो आपने पहले ही अपने इजरायली बिठाए हुए हैं, वो तो वहाँ पे पहले ही, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं आपकी, वो तो वहाँ पे तो पहले ही इजरायली बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पर, जो कि हर रोज़ मारे जा रहे हैं, हर रोज़ किस तरीके से वहाँ की वीडियो सामने आती हैं। तो देखिए, ये बहुत तकलीफ़देह है और हम सब के लिए तकलीफ़देह है, और हम सबको मिलकर के उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए। आम इंसान नहीं मरना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री से तो अब हमने अपील करनी छोड़ दी है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी सोच और जिस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए और अपने मित्रों के फ़ायदे के लिए, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए जिस तरीके के वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिस तरीके की वो अपना व्यक्तित्व रखते हैं, तो देखिए ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, देश जो है वो देश आज तक हम लोग यही देखते आए हैं कि हम जिस तरीके से आज अचानक हमारा स्टेटमेंट कैसे बदल सकता है। अचानक जो सालों साल से एक वो कंट्री जो कि अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, इंसाफ के लिए लड़ रहा था, और अभी तक हम उसके साथ खड़े थे, लेकिन आज अचानक हम इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, ये सोच मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी से तो हमने मणिपुर पर बहुत सवाल किए, बहुत पूछा, लेकिन मोदी जी तो मणिपुर पर नहीं बोल पाए, मध्य प्रदेश पर नहीं बोल पाए। तो फिर इजराइल का सपोर्ट करना और समर्थन करना, ये तो हमें पता था कि क्यों और किस लिए किया जा रहा है, और पैलेस्टीन के साथ खड़े होना तो बहुत दूर की बात है।